जो डिसेबल है उसमें डिसफंक्शंस होते हैं, वो न्यूरोलॉजिकल हो सकते हैं, ऑर्थोपेडिक हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से आई हुई विकलांगता हो सकती है। तो उस विकलांगता को हमें इवैल्यूएट करना होता है, असेस करना होता है कि वो फंक्शन जो नहीं कर पा रहा है, वो डिसफंक्शन क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसको सही निदान करके, डायग्नोस करके हमें उसके अलग अलग अप्रोचेस से, जो साइंटिफिक अप्रोचेस है, एथिकली वर्ल्ड में किए जाते हैं, जो उसको and we have to work on them. That is an occupational therapy, which is a wonderful health science जो वर्ल्ड में डिसेबिलिटी के ऊपर काम करता है। जी जी, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा कि इस पर काम करना, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका तो लीनियर नहीं होगा। जैसे कि एक हमने शुरू किया और सबके लिए एक ही चीज़ तो नहीं काम करेगी, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, जिसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल हो सकती है, जिसमें ऑटिज़म देखा जाता है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर देखा जाता है, या ब्रेन में ऑर्गेनिक डिसफंक्शन होने की वजह से सेरेब्रल पाल्सी, जो जन्म के वक्त अगर ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बच्चों में फिजिकल डिसेबिलिटीज पाई जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से शरीर के अलग अलग फंक्शंस पर प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको एक साइंटिफिक अप्रोचेस से हमें अंडरस्टैंड करना होता है, सच एज सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन जो होता है बच्चों में। तो बच्चे अपनी बॉडी या एनवायरनमेंट से आने वाली इंफॉर्मेशन को समझ नहीं पाते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से। या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ होती है, जिसमें बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। सो इनको समझकर अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स, बायोमैकेनिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अलग अलग अप्रोचेस है जिसके ऊपर हम काम करके वो बच्चों को उनके समाज का एक हिस्सा बनाने का कोशिश करते हैं। क्या बात है, और वाकई इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और बहुत ज़्यादा स्टडी होगी ही, जिसके बाद आप तय करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाए। अब मैं आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर कि बच्चों में कई सारी डिसेबिलिटीज़ होती होंगी, कुछ का आपने अभी नाम लिया, तो बाकी और ऐसी कौन सी डिसेबिलिटीज़ है और क्या इन्हें शुरुआत में ही पहचाना जा सकता है? इनके लक्षण क्या है? बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं वो जन्म के बाद ही समझ में आती हैं, कि जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो, कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ऑटिज़म या ADHD। इनको हमें, जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो अपने फंक्शंस, वो अपने जो रोज़ के जो काम होते हैं, जो उसकी एक्सप्लोरेशन एबिलिटी होती है या उसका खेलना होता है, उसमें हमें समझना होता है कि वो बच्चा इंटरेक्शन कर पा रहा है कि नहीं, वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, या वो अति चंचलता दिखाता है, या एक नॉर्मल बच्चे की जैसे माइलस्टोन्स होते हैं उसमें वो बच्चा कभी कभी आगे या पीछे हो जाता है। और तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि जो माइलस्टोन्स होते हैं, 1 साल में बच्चे की डेवलपमेंट क्या है, 2 साल में क्या होनी चाहिए, ब्रेन का विकास जैसे जैसे होता है वैसे फंक्शंस बढ़ते जाते हैं। तो उस फंक्शन में जो भी डिसफंक्शन हमें दिखते हैं या बच्चा नहीं कर पाता है, तो उनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे कि ऑटिज़म में बच्चा नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, या आई कांटेक्ट नहीं करता, या सोशल इंटरेक्शन नहीं करता। ये हमें 1 साल के बाद दिखना शुरू हो जाता है कि बच्चे को पेरेंट्स बुला रहे हैं लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, या अपनी दुनिया में रहता है, या जो नॉर्मली खेल कर बच्चा इंटरेक्ट करता है, तो वो अपनी दुनिया में होने की वजह से जो पेरेंट्स उसके साथ संवाद साधने की कोशिश करते हैं वो नहीं कर पाता। तो वो बच्चे में कम्युनिकेशन डिसफंक्शंस होते हैं, वो बच्चा बात नहीं कर पाता, अपने भावनाएं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये हमें 1 साल के बाद दिखना शुरू होता है। एज ए प्रोफेशनल हम 1 साल के बाद देख सकते हैं। पेरेंट्स को ये समझने में 1.5 से 2 साल लगते हैं।
ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें अति चंचलता होती है बचपन में बच्चों में, या बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, बहुत ही इम्पल्सिव होता है, भावनात्मक दृष्टिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, जिसमें वो एग्रेसिव हो सकता है, या एक जगह पर ध्यान ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसके लक्षण हमें 2 से 2.5 साल में दिखना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमें राइट टाइम पर अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इनका निदान अगर अच्छे से होता है, डायग्नोसिस प्रॉपर होता है, तो वी कैन हेल्प एवरी चाइल्ड बी अ पार्ट ऑफ अ नॉर्मल सोसाइटी। और डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल केयर होते हैं पीडियाट्रिशियंस, राइट, जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, और क्या इनकी सलाह ली जा सकती है आगे के ट्रीटमेंट के लिए? जैसे आप जैसे डॉक्टर तक पहुंचने से पहले तो पीडियाट्रिशियन का उनका क्या सोचना है कि वेदर ये प्रॉब्लम है बच्चे में या नहीं, तो क्या ये पीडियाट्रिशियन बता सकते हैं? बहुत बार ऐसे होता है कि हम पीडियाट्रिशियन के पास क्यों जाते हैं? जब बच्चा बहुत बीमार होता है, बुखार है या खांसी है, या और उसमें पीडियाट्रिशियंस का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ये होता है कि उसकी हेल्थ के ऊपर काम करें, और तभी एक विंडो पीरियड होता है कि उसको हेल्थ को ठीक करना, लेकिन डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बहुत बार ऐसे रह जाता है कि वो बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से हो रही है कि नहीं, इज़ अ डिफरेंट थिंग, और हेल्थ वो बच्चे की ठीक होने की नहीं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, दैट इज अ मेडिकल अप्रोच। सो ये पेरेंट्स का काम है, जिनकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर उन्होंने वो पीडियाट्रिशियंस को पूछना कि बच्चा अगर 2 साल का है तो वो बात नहीं कर रहा है, या बच्चा अगर 1.5 साल का हुआ है अभी तक चल नहीं रहा है, या बच्चा अभी तक क्रॉलिंग नहीं कर रहा है, तो जो भी विकास के जो स्टेप्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, तो ये इनका सही तरीके से टाइम टू टाइम उनको असेस करना, ये पीडियाट्रिशियंस जब करते हैं तब बहुत ही राइट टाइम पर वो जब आइडेंटिफाई करके हमारे पास भेजते हैं, तो उससे अर्ली इंटरवेंशन जल्दी होता है जी। और ये अर्ली इंटरवेंशन यानी कि 3 साल के अंदर अगर बच्चे की ट्रीटमेंट अगर शुरू होती है, तो मैं कहूँगा कि तकरीबन 80% to 90% जो बच्चे हैं वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए पीडियाट्रिशियंस ने इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, पेरेंट्स को सेंसिटाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट काम है अर्ली इंटरवेंशन टीम का। बिल्कुल। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चा सिर्फ बीमार है इसलिए बीमारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और फिर डेवलपमेंट के सवाल वहाँ पर नहीं आते हैं पेरेंट्स की तरफ से। मैं समझ गई डॉक्टर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि बच्चा बीमार है तो पीडियाट्रिशियन के पास तभी आप जाते हैं, और तब उसे ठीक करना, स्वस्थ करना, उस बीमारी को दूर करने पर पूरा फोकस होता है, ना कि उसके डेवलपमेंट पर। लेकिन अगर पेरेंट्स वक्त पर जो माइलस्टोन बच्चे की कवर होनी चाहिए अगर वो नहीं हो रही, तो अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लेकर वो आप जैसे डॉक्टर के पास जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और इतना आपका रिच अनुभव है, तो आपके पास आकर उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया, आप इतने अच्छे हमें जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स को आपके पसंद का गाना सुनवाएं, और मैं तो यही कहूंगी कि आप जैसे डॉक्टर्स और ये बच्चे जो इन डिसेबिलिटी से जूझ रहे होते हैं, आप सभी चैंपियन है, तो आप सभी चैंपियंस के नाम तू है चैंपियन 107.1 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर म्यूजिकली योर्स। आप सभी बने रहिए, हमारी ये बातें जारी रहेंगी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो हेलो मुंबई कार्यक्रम चल रहा है, और आप सुन रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम जिसके प्रायोजक हैं CRC चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर। हम बातें कर रहे हैं डॉक्टर सुमित शिंदे से, जो पीडियाट्रिक्स रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यावसायिक चिकित्सक हैं। आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर सुमित शिंदे। थैंक यू जी। और हम आपसे कई सारी बातें
कर रहे हैं ऑन एयर, ऑफ एयर, और वाकई ये काफी, यानी मैं कहूंगी एनलाइटनिंग सेशन है। हमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है आपसे, क्योंकि ऐसे विषयों पर हम कम ही जानते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर आप कैसे काम करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको कोई वो बीमार है और उनको आपने दवाई दे दी, तो इतनी सिंपल बात नहीं है। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है और बच्चे काफी छोटे होते हैं, तो आपके सामने चुनौतियां भी आती होंगी इस वजह से, तो कैसे आप डील करते हैं? तो ये सारी बातें हमें बताइए। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ना ऑक्यूपेशन, हर एक बच्चे का ऑक्यूपेशन होता है प्ले, और प्ले से ही बच्चे की सामाजिक, शारीरिक और ओवरऑल ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। नाउ प्ले क्या होता है? प्ले में बच्चा अपने एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है नो। जब ये बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर पाता है तभी उसकी शारीरिक या मानसिक या इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होती है, भावनात्मक डेवलपमेंट नहीं होती है। इसका मतलब वो बच्चा प्ले नहीं कर पा रहा है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि प्ले यानी कि जब बच्चा खेलता है, इसका मतलब उसकी बॉडी इंटरैक्ट करती है, उसका मन इंटरैक्ट करता है, बाहर से वो बच्चा इंफॉर्मेशन लेता है, अपने ब्रेन में प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस करके उस इंफॉर्मेशन के बारे में उसको जानकारी, एक जानकारी लेता है, व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्राणी, देखकर, सुनकर, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, अलग अलग चीज़ों के बारे में वो जानकारी लेता है बच्चे का ब्रेन। जब ये ब्रेन ये जानकारी नहीं ले पाता तब बच्चे का दिमाग में वो जो एक मैच्योरिटी आनी चाहिए वो नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग सेंसरी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि टच है या मूवमेंट है। अगर ये जानकारी ब्रेन तक जाती है तो ब्रेन अपनी बॉडी को समझता है। अगर ब्रेन बॉडी को समझता है तो ही ब्रेन बॉडी से वो सारा काम करवा सकता है। उदाहरण, 1-2 महीने के बच्चे को पता नहीं होता है कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, इसलिए वो चल नहीं सकता, वो दौड़ नहीं सकता, वो चीज़ें नहीं कर सकता, या चीज़ों को लेकर सिर्फ मुंह में डालता है, क्योंकि उसके हाथ और पैर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे बच्चा अपने हाथ से, पैर से, अपने देखकर, सुनकर अलग अलग इंफॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस करता है, और ये प्रोसेस करने के बाद बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में एक जानकारी वो लेकर फिर उससे इंटरैक्ट करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होते हैं या ऑटिज्म होता है, उसमें बच्चा वो जानकारी नहीं ले पाता है, वो अपने हाथों को नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा टच महसूस करके उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। कुछ बच्चों में ये महसूस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हाइपर सेंसिटिव कहा जाता है। तो बच्चे को आप पास में जाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा। या कभी कभी हाइपो सेंसिटिविटी होती है, बच्चा जानकारी ले ही नहीं पाता है, तो ब्रेन क्या करता है, हर चीज़ को जाके टच करने की कोशिश करता है। ये सेंसरी सिस्टम्स अगर कम या ज़्यादा मात्रा में जब काम करते हैं तब ब्रेन को एनवायरनमेंट के बारे में और खुद की बॉडी के बारे में ठीक से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, और फिर ब्रेन में वो मैपिंग नहीं हो पाती, ब्रेन ओरिएंटेशन डेवलप नहीं करता। ब्रेन ओरिएंटेशन अगर डेवलप नहीं होता तो वो थॉट नहीं क्रिएट पाएगा, ओके, और फिर उसके हायर फंक्शंस अफेक्ट होते जाते हैं, है ना। तब यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि ये सारे सेंसरी सिस्टम्स को अंडरस्टैंड कर उनका कौन सा सेंसरी सिस्टम है जिसमें वो बच्चे की लर्निंग अफेक्टेड हो रही है, ये प्ले के माध्यम से हमें उनको देना होता है, जिनको एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जॉयफुली देना होता है। एक आनंद मिलना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए, जिसमें जैसे जैसे बच्चा वो अपने सेंसेस को समझते जाता है वैसे वैसे ब्रेन खुलता जाता है, ब्रेन अंडरस्टैंड करता है एनवायरनमेंट को, अपनी बॉडी को, और फिर वो जो भी उसके प्रॉब्लम्स है, डिसफंक्शंस है, उसके ऊपर वो इम्प्रूव होते जाता है। जी, नहीं, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया हमें कि ये डेवलपमेंट किस तरह से ब्रेन का होता है और कहाँ पर अड़चन आती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम का सोर्स कहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी डॉक्टर कि डिसेबिलिटी के उपचार क्या है, और क्या आप प्लीज़ हमारे साथ कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं? अलग अलग अप्रोचेस है, जैसे कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है। नाउ आई एम सर्टिफाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट, जिसमें ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से मेरी शिक्षा हुई है इसमें। अच्छा। जिसमें ऑटिज्म के ऊपर या ADHD के ऊपर बहुत अच्छे से काम किया जाता है।
न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक्स होते हैं जो जिसमें बच्चे की फिजिकल मोटर डिसफंक्शन के ऊपर काम किया जाता है, जिसमें बच्चा चल नहीं सकता या अपने को बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ब्रेन का, तो वो कंट्रोल लाने के लिए काम किया जाता है। ABA टेक्निक्स होती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जिसमें बच्चा अगर बिहेवियर दिखाता है तो वो बच्चे के बिहेवियर को समझकर, उसकी नीड्स को समझकर उसके ऊपर काम करना ताकि वो बच्चा बिहेवियर में इम्प्रूव हो जाए। या कभी कभी बच्चे एग्रेसिव होते हैं या मारते हैं या बहुत अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकता यहाँ पर, बट देयर आर अप्रोचेस विच कैन इम्प्रूव एवरी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी in the world. So disability में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब पेरेंट के मन में ये होता है कि अगर मैं नहीं रहूँ, या बहुत सारी सीवियर डिसेबिलिटीज होती है, तो मैं नहीं रहूँ इस दुनिया में तो मेरे बच्चा कैसे आगे जाएगा या कैसे वो कैसे इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि वो बच्चे को इंडिपेंडेंट करना, वो बच्चे को समाज का एक घटक बनाना। तो फॉर एग्जांपल ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन एक पेरेंट्स आए थे जो बच्चा बात नहीं कर रहा था या बच्चा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा था, अपनी दुनिया में रहता था, और मम्मी को बहुत जल्दी समझ में आया 2 साल में ही कि वो मेरा बच्चा मैं खेलना चाहती हूँ, मैं उसके साथ इंटरैक्ट करना चाहती हूँ। तो वो जब पेरेंट्स आए थे एंड वी अंडरस्टूड दैट द चाइल्ड, वो उनको तकरीबन 6 साल के बाद हुआ था वो बच्चा। पेरेंट्स का ये की कहना था कि सर हमें बच्चे को बहुत अच्छा देखना है, एंड देन दिस थिंग, एंड देन विदिन 6 months with the right approaches we could see the child started speaking, child started interacting, child started playing with the mother. एक पेरेंट क्या चाहता है, एक हम लोग पेरेंट्स क्यों बनते हैं कि मैं अपने आइडियाज़, बिलीव्स, थॉट्स, मैं अपनी जायदाद जो है अपने बच्चे की तरफ पहुंचाऊं, मैं अपने स्किल्स बच्चे तक पहुंचाऊं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बच्चे तक पहुंचाऊं, मैं अपनी रिलेशंस बच्चे तक पहुंचाऊं, मैं अपना रिस्पेक्ट अपने बच्चे तक पहुंचाऊं। जब ये नहीं पहुंचा पाता है पेरेंट्स, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है पेरेंट के माइंड में, और फिर पेरेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना लगता है बच्चे के साथ। जब हम वो बच्चे के साथ काम करते हैं, या ऐसे एक ही एग्जांपल नहीं, ऐसे बहुत हजारों एग्जांपल्स हैं, तो सबसे पहली चीज होती है सक्सेस स्टोरी में कहना चाहूंगा कि जो पेरेंट जो एक स्ट्रेस से गुजरता है वो नॉर्मलाइज हो जाती है स्ट्रेस, एंड दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल पेरेंट्स, नॉर्मल बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और यही हम चाहते हैं। एंड जैसे बच्चा इंप्रूव होते जाता है वैसे वो पेरेंट अपनी आइडियाज, बिलीव्स, थॉट्स खेल के माध्यम से, इंटरेक्शन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से वो बच्चे तक पहुंचाना शुरू कर देता है, यू नो, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स गोइंग टू अ नॉर्मल स्कूल, चाइल्ड बिकम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। मैं से एक स्टोरी बताऊंगा तो वो सारे 9,000 बच्चों के लिए सक्सेस स्टोरीज के लिए मैं वो फेयर नहीं होगा। सो द बेस्ट सक्सेस फॉर मी इज आई एम कनेक्टिंग टू माई चाइल्ड। मैं अपने बच्चे के साथ जुड़ पा रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ जुड़ पा रहा है, ये हर एक दिन की हमारे लिए सक्सेस स्टोरी है। क्या बात है, क्या बात है। दैट इज व्हाट ऑल ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज, वेयर यू नो वी वर्क ऑन वेरियस डिसफंक्शंस। दैट्स अ ग्रेट थिंग डॉक्टर, आप जो कर रहे हैं वाकई ये मुझे लगता है जो आप खुशी दे रहे हैं बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, वो कनेक्ट होने की खुशी, उनके बीच वो रिश्ता गहराने की खुशी, और हर माँ बाप को यही चाहिए होता है कि उनके बच्चों के साथ वो बिल्कुल एकदम करीबी रिश्ता शेयर कर सके। जैसे आपने अभी कहा कि हर एक चीज वो अपने बच्चे के साथ शेयर करे और बच्चा भी उनके साथ हर एक चीज शेयर करे, तो ये जब नॉर्मली होने लगता है, जैसे कि विदाउट डिसेबिलिटी जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, और फिर मेन स्ट्रीम में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही होती है ना सोसाइटी की, उसके अनुसार जब बच्चे होने लगते हैं और पेरेंट्स भी जो बहुत ज्यादा हाइपर हो चुके होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी हो जाती है सभी की, तो वो आपके लिए सक्सेस स्टोरी है। आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। I would like to add over here, in my career in last 17 years, I have seen more than 9,000 kids in that
more than 6 to 7,000 kids are a part of a society. Wow. Who are mild to moderate type of disability they were showing. आपने तारे ज़मीन पर तो एक ही बच्चे को देखा है कि वो स्कूल से निकाला जाता है और फिर वो उसको स्कूल में इंटीग्रेट किया जाता है. But CRC has created more than 2,000 kids be a part of a normal stream of the education. That's wonderful. Yeah. So एक बच्चे की success story. This is a success story of whole society. I think. Where राइट टाइम पर अगर हम डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं, राइट टाइम पर अगर हम बच्चे में इश्यूज है वो देखते हैं, अगर राइट टाइम पर रेफरेंस होता है, तो साइंटिफिक अप्रोचेस, एथिकल प्रैक्टिसेस से हम डेफिनेटली हर एक माँ बाप को उनका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा, एक नॉर्मल रिलेशन हम क्रिएट कर सकते हैं. वो आप गिफ्ट करते हैं, आप गिफ्ट कर रहे हैं उनको ये रिलेशन. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और हमें आपको एक आखिरी सवाल भी पूछना है, उससे पहले हम लेंगे क्विक म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि आप सभी ने इतनी ठान ली है कि कर दिखाना है, बच्चों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, उनके अंदर डेवलपमेंट करवाना है, उन्हें हील करना है एक तरह से. इसके लिए मैं यही कहूंगी कि ऐसी जिद होती है ना, ये वाली जिद अच्छी जिद है और हमें ऐसे ही जिद्दी दिल की जरूरत है. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो. हेलो मुंबई चल रहा है और डॉक्टर सुमित शिंदे हमारे साथ बने हुए हैं. डॉक्टर सुमित, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की. अब मैं जाते जाते आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों में विकलांगता को कैसे रोक सकते हैं और क्या ऐसा करना संभव है? हम बच्चों में, हर एक बच्चे में विकलांगता रोक सकते हैं. हर एक इंसान की विकलांगता रुक सकती है अगर हम उसको राइट टाइम पर काम करें. इसको एक टिपिकल वर्ड है अर्ली इंटरवेंशन. अर्ली इंटरवेंशन यानी कि ब्रेन का विकास 3 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा होता है. बहुत बार हमें समझ में आता है बच्चे में 1.5 साल में इशू है या 2 साल में इशू है, लेकिन हम लोग रुकते हैं या घर के बुजुर्ग बात करते हैं, लोग बात करते हैं, नहीं बच्चा लेट बोलता है, बच्चा लेट चलता है, या बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है, पढ़ाई में भी इम्प्रूव हो जाता है. लेकिन अगर इसका राइट टाइम पर अगर निदान करें, अगर अर्ली इंटरवेंशन टेक्निक्स बहुत सारी हैं जिसमें हम उसका निदान करके उसके ऊपर अगर राइट टाइम पर काम कर सकते हैं, तो हर एक बच्चा एक समाज का हिस्सा बन सकता है. pediatricians should identify it very early, should ask the यानी उन्होंने एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या बच्चा ठीक से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके माइलस्टोन्स ठीक से हो रहे हैं. टीचर्स ने ये देखना चाहिए कि क्या वो बच्चा लिख रहा है, पढ़ रहा है ठीक है, लेकिन उसके बिहेवियर्स, उसकी डेवलपमेंट, उसके लर्निंग ठीक से हो रही है कि नहीं. सिर्फ एकेडमिक में वो रट्टा मार के ठीक से वो जवाब लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कैसे बात कर रहा है, कैसे खेल रहा है, कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, कैसे एक समाज का हिस्सा बनता है. सो ये अगर राइट टाइम पर अगर देखते हैं तो आई थिंक वी कैन हेल्प एवरी चाइल्ड कम आउट ऑफ डिसेबिलिटी एंड बी अ एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी. मैं सिर्फ लास्ट में एक ही कहना चाहूँगा यहाँ पर कि घर में कोई बीमार हो तो उसके पीछे एक इंसान लगता है, कुछ दिनों के लिए लगता है, लेकिन अगर घर में कोई बच्चा डिसेबल्ड हो तो सिर्फ उसके माता पिता नहीं, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, उसकी एक्सटेंडेड सोसाइटी भी उसमें बाधित होती है. तो हम जब काम करते हैं तो वो पूरे सोसाइटी पर काम करना होता है, ना कि सिर्फ बच्चों के ऊपर. एंड दैट्स व्हाट सीआरसी इज डूइंग इन दिस फील्ड. थैंक यू सो मच डॉक्टर सुमित शिंदे. थैंक यू फॉर बीइंग हियर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी बातें साझा करने के लिए. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे चाइल्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, CRC, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर.